नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्सटर्नल ट्रेड। एंड वी ऑल नो कि हमने लास्ट टॉपिक में हमने फिनिश करा था फाइनेंशियल मार्केट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कंप्लीट कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करी थी टॉपिक की, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। सो सिमिलरली आज के टॉपिक में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल मार्केट की। प्लस आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। और यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कंफ्यूजिंग लगते हैं। बट आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिकोड करेंगे, इन टर्मिनोलॉजीज को डिकोड करेंगे, प्लस लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आप लोग करोगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दोगे, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको जो टॉपिक है उसके अच्छे से कंप्लीट आपको समझ आई है, आपने जो टॉपिक है वो अच्छे से रीड करा है, आपने क्लास जो है वो पूरी अच्छे से देखी है। प्लस जब आप उसको अपने स्टैंडर्ड बुक के साथ रीड करोगे या फिर जब आप उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक विच इज एक्सटर्नल मार्केट। तो यहाँ से जब भी मैं टॉपिक की स्टार्ट करूं तो मैं ये सबसे पहले बोलती हूँ कि जो टॉपिक का मीनिंग है सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे बात किसकी करी गई है, एक्सटर्नल मार्केट की। अब मार्केट बेसिकली क्या है, जहाँ पे लेन देन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, एक्सटर्नल मार्केट की। सो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी हमारा एक्सटर्नल की बात करी जाए, जब भी एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स कि हम कुछ देश के बाहर कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी लेन देन चल रहा है, तो दैट इज हैपनिंग वेयर, दैट इज हैपनिंग विद इंडिया, बट इंडिया विद द आउटसाइड कंट्री। ठीक है, आउटसाइड दी कंट्री मतलब जो कंट्री की हमारी बाउंड्रीज है उसके बाहर अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो किस में आएगा, हमारी एक्सटर्नल मार्केट में आएगा। अब यहाँ पे जब भी हम एक्सटर्नल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम कौन कौन सी एक्टिविटीज। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, ट्रेड की। अब ये ट्रेड कौन सा है, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर फॉर एग्जांपल जब हम डेट वाला चैप्टर करेंगे तो ऑफ कोर्स डेट हम सेपरेट टॉपिक में करेंगे, बट अगर हम उधार ले रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे लेन देन की बात करी गई है विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डेट भी इसका पार्ट हो सकता है ना। एक्सटर्नल डेट भी किसका पार्ट है, हमारी एक्सटर्नल मार्केट का पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि आज हम अपने टॉपिक में करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी क्या बताता है, हमें बताता है दैट सम ट्रेड इज हैपनिंग विद आउटसाइड द कंट्री। और अगर इसके बाद मैं और चीजों की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास आती हैं टर्म्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब आप मेरे को पूछोगे कि मैम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या होता है, तो इसको सबसे सिंपलीफाई करके पढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है और ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है ये बैठा है हमारी विद इन द बाउंड्रीज, मतलब ये जो है हमारा इंडियन का, हमारा जो रेजिडेंशियल है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी इंडिया का रेजिडेंट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस पर्सन, द बी पर्सन इज लिविंग आउटसाइड द कंट्री। नाउ रिमेंबर हियर कि मैंने क्या बोला है, रेजिडेंट बोला है, ना कि सिटीजन बोला है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है मैंने क्लियर करा है अपनी पुरानी वीडियोस में, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं सिटीजन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर ए जो है कोई अपने प्रोडक्ट्स जो है, अगर समझ लीजिए कि ये जो बी है इसका रिश्तेदार है और इसने क्या करना है, ए ने कुछ ना कुछ बाहर भेजना है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, वो हम अभी देखेंगे। बट यहाँ पे आपको जो चीज देखनी है कि यहाँ पे कुछ चीजें ए क्या कर रहा है, आउटसाइड द कंट्री भेज रहा है। तो ये चीज क्या हुई, ये चीज हुई एक्सपोर्ट। ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सपोर्ट। वेयर एज अगर बी कुछ भेज रहा है ए को फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर क्या आ रही है, ए जो रेजिडेंट है उसको आ रही है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंपोर्ट आएगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट। मतलब
कि अगर कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज अगर किसी दूसरे देश से हमारे देश में आती है तो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट। वेयर एज अगर हमारे देश से दूसरे देश में कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। एक्स मतलब बाहर भेजना। तो ये चीज क्लियर है, एक एग्जाम्पल के साथ सभी को क्लियर है कि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे जो चीज आपको इसके साथ याद रखनी है कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो इंक्लूड होते हैं हमारे एक्सटर्नल मार्केट में वो क्या हो सकते हैं, हमारे गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारी क्या हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक और जो चीज आपकी स्टैंडर्ड बुक में लिखी होगी, एक और जो टर्मिनोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो एक और जो वर्ड लिखा होगा वो लिखा होगा मर्चेंडाइज। क्या लिखा होगा, मर्चेंडाइज। तो आपको ये वर्ड पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मर्चेंडाइज इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू गुड्स ओनली। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से हम बाहर भेज सकते हैं, या फिर कोई भी बाहर का जो अगर आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, अगर कोई बाहर से प्रोडक्ट भेजता होगा तो आपको खुशी होती है कि बाहर से मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आया है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज टैंजिबल इन नेचर। दैट इज व्हाट, मतलब गुड्स जो है ये क्या है, गुड्स आर tangible in nature, goods are tangible in nature। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई गुड्स यहाँ से बाहर से हमारे कंट्री में आ रही है, फिर हम बाहर से भेज रहे हैं, तो इट मींस हम टैंजिबल मार्केट, हम जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। वेयर एज इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकते हैं। और जब मैं सर्विसेज की बात करूं, जब भी मैं सर्विसेज की बात करूं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर्विसेज आर व्हाट, दीज आर इनटैंजिबल इन नेचर। अब इनटैंजिबल यहाँ पे क्या है कि वो चीजें जिनको मैं सिर्फ देख सकती हूँ बट आई कैन नॉट टच इट। अगर ये जो पेन है, दिस आई कैन टच इट, आई कैन फील इट, मतलब ये क्या है, दिस इज टैंजिबल इन नेचर। वेयर एज अगर मैं बात करूं, सिंस आई एम टॉकिंग टू यू बट आई कैन नॉट सी यू, है ना। अब यहाँ पे मैं सर्विसेज तो दे रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ आपको, बट आर यू एबल टू टच माई सर्विसेज? नो। You can only what, you can relate, या फिर you can learn from my teaching, so that is what, that is intangible in nature। तो सर्विसेज भी एक्सचेंज हो सकती है, चाहे हम अपनी कंट्री में बैठे हैं, चाहे हम बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर हमारे इंडिविजुअल कोई अगर कंट्री में बैठा है वो अगर बाहर सर्विसेज दे रहा है तो वो भी किसमें इंक्लूड होंगी, हमारी एक्सटर्नल मार्केट में। तो अगर मैं एक्सटर्नल मार्केट की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन फॉरेन करेंसीज। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप कोई भी चीज अगर आप फॉरेन मार्केट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उनकी करेंसी में करोगे, है ना। या फिर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आप किसी फॉरेन कंपनी में काम करते हो तो व्हाट यू से कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी इतनी डॉलर्स मेरी इनकम है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी है कि यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो व्हाट यू से दैट यू हैव अर्नड, या फिर योर इनकम इज व्हाट, योर इनकम इज दिस मच डॉलर्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं दैट टेक्स प्लेस इन व्हाट, दैट टेक्स प्लेस इन फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज हमारी इंक्लूडेड रहती हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे एक्सटर्नल डेट हो, चाहे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या फिर हमारा कैपिटल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, बीओपी हो, एक्सचेंज रेट हो, फॉरेन करेंसी हो, करेंसी रेट्स हो, ये सारे टॉपिक्स जो हैं दीज आर अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। और यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है वो हम एक एक करके कवर करेंगे। अब नेक्स्ट ही क्या बोलता है, दैट फॉरेन ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है, अगर मैं इनका क्रक्स निकालूं या फिर अगर मैं इनको एक टर्मिनोलॉजी दूं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, तो वो क्या है कि हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोग या फिर जो मार्केट हमारी फॉरेन में अवेलेबल है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पे एक और चीज, दैट दिस एक्टिविटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय व्हाट, दिस एक्टिविटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीज कहाँ काम पे आएगी, जब आप कोई भी, या तो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई भी जब करंट अफेयर्स रीड करते हो, तो आपको ये नॉलेज इन चीजों की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें जो है एक्सटर्नल ट्रेड की नीड क्यों है, व्हाई डू वी नीड एक्सटर्नल ट्रेड। सो यू थिंक बाय योरसेल्फ कि आपके पास एक बॉक्स दिया गया है या फिर आपको इस कमरे में बंद कर दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपको जो भी एक्टिविटी करनी है सिर्फ इसके इर्द गिर्द करिए।
सो दैट विल बी व्हाट, आप उस चीज में सेटिस्फाइड होंगे? द आंसर इज नो। आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्टिविटीज जो भी करोगे दैट विल बी लिमिटेड इन नेचर। सो सिमिलरली इज द केस हियर, अगर हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो चीज क्या होती है, वो जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं। वेयर एज जब हम अपने चीजों से, हम अपनी बाउंड्री से निकलकर हम अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, हमारी एक्टिविटीज, हमारा माइंड, हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगी, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा और ब्राइट फ्यूचर अगर हमें चाहिए तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल ट्रेड सबसे पहले हमारा क्या प्रमोट करता है, सबसे पहले तो अगर हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए जो हमारी बाउंड्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट वो किसी आउटसाइड द नेशन कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास वो चीज अबंडेंस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड की हेल्प के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर हमें कोई प्रोडक्ट का यूज करना है बट वो हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी फॉरेन मार्केट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या बोलता है कि अगर हमें यहाँ पे किसकी बात करी जाती है, हमें यहाँ पे बात करी जाती है कॉस्ट की, ठीक है, कॉस्ट की बात करी जाती है, और किसकी बात करी जाती है, हमारी प्रोडक्शन की। सो दिस कॉन्सेप्ट सेज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हम अपनी क्या करें, कोई भी कंपनी आप लगा लीजिए, कोई भी एक कंपनी है, वो क्या करेगी, अगर वो अबंडेंस में क्या करे, हमारी प्रोडक्शन जो है वो अबंडेंस में करे, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या करे, प्रोडक्शन जो है वो अबंडेंस में करे, तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इससे भी इजी एग्जांपल देती हूँ, आप लगा लीजिए होलसेलर्स लगा लीजिए, है ना, हमारे एक रिटेलर्स होते हैं, एक हमारे होते हैं होलसेलर्स। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, जब भी अगर आपने कोई शॉप खोलनी है या फिर आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी भी चीज का बिजनेस करना चाहते हो, तो आप किससे प्रोडक्ट लेते हो, होलसेलर से लेते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, आप बल्क में चीजें उठाते हो, प्लस आपको वो लो कॉस्ट पे मिलती है। Whereas अगर आप वही सिमिलर चीजें अगर आप रिटेलर से उठाओ तो आपको वो कंपैरेटिवली ज्यादा महंगी पड़ेंगी। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, अगर हम एक पर्टिकुलर चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करें तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होगी, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा अमाउंट की उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो उसको कम कॉस्ट पे बेचा जा सकता है, या फिर अगर मैं होलसेलर की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, कम कॉस्ट पे उस चीज को खरीद सकते हो, सिंस यू हैव परचेज्ड इट फ्रॉम होलसेलर एंड इन बल्क टू। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का मीनिंग जो है सभी को क्लियर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही इजी मीनिंग है, बट रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस। अब हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हमें क्या देता है, डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस देता है कि अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है बट आपको क्या है, अलग अलग उसमें डाइवर्सिटी मिल रही है, तो आपको चॉइस मिलती है एक, ये भी हमारे पास एक एडवांटेज आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड वेलफेयर एंड इनोवेशन ऑल्सो। तो दीज आर द नीड्स दैट व्हाई डू वी नीड फॉरेन ट्रेड एंड एक्सटर्नल मार्केट। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या है कि फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, या फिर आप बोल सकते हो कि फॉरेन ट्रेड में जो है वो किन किन चीजों का ट्रेड होता है या फिर क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, जो कि हमने अभी बात करी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सभी को मीनिंग क्लियर है, जो मैंने एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड में बात करी एग्जांपल लेके, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे सेकंड किसकी बात करी गई है, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन की एंड इंपोर्ट कॉम्पोजिशन की। अब यहाँ पे एक जो होमवर्क आपके लिए है, एक जो टास्क आपके लिए है वो ये है कि यहाँ पे जाइए, चाहे गूगल करिए, चाहे किसी वेबसाइट से, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं तो आपको ये चीज पता होगी, या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे में भी देख सकते हैं, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, या फिर आप देखिए कोई भी करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है कि हमारा जो इंडिया है, हमारे जो इंडिया है उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन क्या है और इंपोर्ट कॉम्पोजिशन क्या है। मीनिंग कि हमारा जो कंट्री है वो ज्यादा एक्सपोर्ट किन चीजों का करता है और ज्यादा इंपोर्ट किन चीजों का करता है। ठीक है, तो दिस इज अ टास्क फॉर यू, आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताना है, और प्लस
कौन सी कंट्री से कौन सी गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट होती हैं। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स इंडिया से ही दूसरी कंट्रीज की तरफ होंगी, बट किन कंट्रीज को ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और किन कंट्रीज से ज्यादा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो दिस इज अ टास्क फॉर यू। जब आप ये चीज रीड करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी, प्लस आप अपने नोट्स में भी इसको ऐड कर सकते हो। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम अभी के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलिसी इंप्लीकेशन है एंड वी हैव ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप्स। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब भी मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो बुक रीड करने से पहले आपको ये चीज सोचनी है कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मैं वर्ड देखूं तो उसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। सो जब भी मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो आपको इसमें दो चीजें इंक्लूड करनी है जो हमने अभी पढ़ी, दैट इज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमारे क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहा है, ट्रेड चल रहा है, बेसिकली हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट एक हमें एक चीज चाहिए ना, एक हमें डेटा प्रॉपर, एक कंपाइल्ड डेटा चाहिए कि जहां पे हमें पता लगे कि हम इंपोर्ट कितना किस कंट्रीज को कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर हमारी डेट को कितना इंपोर्ट करा है, या फिर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर हमने कितना इंपोर्ट करा है, हमने कितना एक्सपोर्ट करा है। ये एक पर्टिकुलर हमारे पास शीट होनी चाहिए अवेलेबल, है ना, एक पर्टिकुलर डेटा हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हमें इकोनॉमी की, या फिर आप बोलो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन का पता लगता रहे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, इट इज बेसिकली अ रिपोर्ट कार्ड जहां पे ट्रेड कितना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये हमें बताती है इंडिया की पोजीशन कि हमने बेसिकली इंपोर्ट्स कितने करे हैं प्लस हमने एक्सपोर्ट कितने करे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि हमारी पोजीशनिंग बताता है, प्लस बताता है कि ट्रेड की क्या सिचुएशन है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, मतलब दैट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट, जो भी ट्रेड के रिलेटेड है, जो भी फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड है। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ क्वार्टर और अ ईयर। अब यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अब हम इसको आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट जो है हमारा है क्या। तो करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं, सो बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ व्हाट, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे नेशन से दूसरे नेशन तक होती है, या फिर दूसरा जो नेशन है वो हमारे नेशन में कर रहा है। अब करंट और कैपिटल का अगर आपको डिफरेंशिएशन देखना है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी, बट मैं आपको यहाँ भी अच्छे से बताऊंगी। बट अगर आपको चीजें और इन डेप्थ देखनी है तो आप मेरे पूरे जो लेक्चर्स है वो अच्छे से देख सकते हो। अब अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इट रिकॉर्ड्स व्हाट, इट रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम हो गई, हमारे करंट ट्रांसफर्स हो गए हमारे एक कंट्री में, दैट वी आर डूइंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो किस में इंक्लूड होगा, हमारे करंट अकाउंट में इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, ये जो हमारा करंट अकाउंट है ये क्या इंक्लूड करता है, देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, अब यहाँ पे ट्रेड बैलेंस क्या बताएगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं या फिर जो एक्सपोर्ट्स है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताता है। बट यू कंसीडर दिस थिंग कि हमारा जो ट्रेड है वो कभी भी बैलेंस सिचुएशन में नहीं आता है। या तो हमारी सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई कंट्री क्या है, इंपोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, या फिर किसी कंट्री की सिचुएशन ऐसी होगी कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है और इंपोर्ट कम कर रही है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, ना यू टेल मी, हमारी फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, हमारी इकोनॉमी में फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं किससे, इंपोर्ट से। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, हमारे एक्सपोर्ट जिसमें हम ज्यादा कर रहे हैं, फिर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इट मींस क्या है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको फॉरेन मार्केट में जाके बेच रहे हैं। वेयर एज अगर मैं इंपोर्ट ज्यादा है, अगर हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज या फिर अदर मार्केट्स। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम जो है फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उन्हीं से चीजें जो है अपनी इकोनॉमी में मंगवा रहे हैं, विच इज अ बैड सिचुएशन, विच इज अ लाइक
दिस इज अ गुड सिचुएशन बट फॉर समटाइम्स ओनली, बट अगर ये एक्सेस में हो रहा है देन दैट इज बैड फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि वो क्या करेगी, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगी। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम चाइना से बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वेयर एज अगर हम एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली देखें, अगर हम देखें कि हम अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो चाइना को कितनी बेचते हैं, तो दैट इज लेसर इन नंबर एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ बैड थिंग फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, दूसरी इकोनॉमी से सस्ते में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं विच एक्सप्लॉइट्स आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या है वो आपको डिसाइड करना है। बट अगर मैं ट्रेड बैलेंस की बात करूं, अगर मैं ट्रेड बैलेंस की बात करूं, सो दिस इज वेरी हार्ड टू थिंक, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कभी भी हम नहीं अज्यूम कर सकते कि कंट्री जो है वो बैलेंस में चल रही है। ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस मे बी पॉसिबल बट दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के इक्विवेलेंट नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेट इनकम है। सो नेट इनकम क्या है, द अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वेजेस, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नेट इनकम। एंड अदर हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रांसफर्स, जैसे इसमें क्या इंक्लूड होगा, रेमिटेंसेज है एंड एड है। तो यहाँ पे सभी को करंट अकाउंट का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रेड इन गुड्स और विजिबल ट्रेड। अब यहाँ पे विजिबल ट्रेड क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, दिस इज टैंजिबल इन नेचर, दिस इज व्हाट, दिस इज टैंजिबल इन नेचर, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। वेयर एज अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो आप जो है इसको सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। नाउ आई एम गिविंग यू लेक्चर, ये क्या है, मेरी सर्विसेज है दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, तो यू आर ओनली व्हाट, यू आर एबल टू कंज्यूम नॉलेज फ्रॉम माय लेक्चर। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप मेरी सर्विसेज को सिर्फ सुन पा रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू टच इट, है ना। तो वो क्या है, हमारी सर्विसेज है। बट जो ट्रेड होता है, जो ट्रेड होता है वो दोनों में होता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जब भी आएगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ट्रांसफर है या फिर कोई भी जो ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी के थ्रू हो रहा है। अगर आप अपने कंट्री से किसी और को, किसी फॉरेन कंट्री में कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज भेज रहे हो तो दैट इज यूनिलेटरल इन नेचर, क्योंकि आप रिटर्न में उससे कुछ नहीं ले रहे। जो ट्रांसफर है वो सिर्फ एक मोड पे हो रहा है, या फिर वो एक इंडिविजुअल ही सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा है। या फिर अगर आपको फॉरेन से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है, अब आप इसके एक एग्जाम्पल, आप इसका गिफ्ट्स भी ले सकते हो कि आपका कोई रिलेटिव बैठा है कोई फॉरेन कंट्री में, ठीक है, वो आपको गिफ्ट भेजता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्योंकि आप उसको रिटर्न में पैसे नहीं दे रहे या फिर आप उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं दे रहे, तो वो क्या है, सिर्फ एक तरफ से ही ट्रेड हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसके हैं, हमारे कैपिटल, हमारे करंट अकाउंट के। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं हमारे कैपिटल अकाउंट की, यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, जो कैपिटल अकाउंट कैप्चर्स कैपिटल ट्रांसफर्स एंड नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कैसे आएंगे, कोई भी जैसे प्रॉपर्टी राइट्स है, कोई भी प्रॉपर्टी में ट्रेड है या फिर कुछ भी ऐसे है तो आप उसको नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, समझ लीजिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्स राइट्स हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या होता है दैट इट इज यूजुअली स्मॉलर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट व्हिच इंक्लूड्स लार्जर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीआई एंड एफपीआई। और यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपिटल अकाउंट की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट इसकी एक कॉम्पोजिशन क्या है, हमारे पास इसकी एक कॉम्पोजिशन है इन्वेस्टमेंट। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन है इन्वेस्टमेंट विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एफडीआई एंड एफपीआई। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बाइफर्केशन की बात करूं तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट जो हमारा एफडीआई है दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब हमारे पास ये क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है। वेयर एज अगर मैं एफपीआई की बात करूं, जब मैं एफपीआई की बात करती हूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई के एग्जाम्पल या फिर हम इसकी बाइफर्केशन देखने से पहले देखते हैं कि इन दोनों की क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सो बेसिकली एफडीआई क्या होती है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई क्या है, हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट हैपेंस, अगर
कोई भी फॉरेन कंट्री है, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री है या फिर कोई भी फॉरेन इकोनॉमी आप ले लीजिए, अगर हमारी कंट्री में वो इन्वेस्ट करती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्या करती है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, वो क्या है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो पैसा हमारी इकोनॉमी में भेज रही है वो क्या करता है, रिटेन करता है कुछ सालों के लिए। सो वो किसका पार्ट होगा, वो पार्ट होगा हमारी एफडीआई का। वेयर एज मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, सो फॉरेन जो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ओरिएंटेड है, वो किसके ओरिएंटेड है, हमारी प्रॉफिट मेकिंग के, ठीक है, हमारी प्रॉफिट मेकिंग की ओरिएंटेड है। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे क्या करा जाता है, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करा जाता है और जैसे ही उस इकोनॉमी को प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या करती है, हमारी इकोनॉमी से एग्जिट लेती है। फिर से जब उसको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में बेनिफिट है, अभी मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, फिर से वो एंटर करता है, एग्जिट करता है, एंटर करता है, एग्जिट करता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारी क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है फ्लक्चुएशंस, यहाँ पे देखने को मिलती है फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। वेयर एज अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट रिटेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दिस इज वन ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सभी कुछ चीजें क्लियर हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो आपको याद रखना है कि जो एक इक्विटी है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, दैट इज मोर देन व्हाट, दैट इज मोर देन 10%। और यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है जो हमारी इक्विटी है, जो हमारी इक्विटी है दैट इज लेस देन व्हाट, दैट इज लेस देन 10%, ठीक है, दैट इज लेस देन 10%। और एक चीज और जो क्वेश्चंस में भी मोस्टली पूछी जाती है वो ये है कि जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम किस में कर सकते हैं, हम अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी कर सकते हैं या फिर यू कैन से हम अनलिस्टेड कंपनीज में भी कर सकते हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये सभी को डिफरेंस क्लियर है, आप इस डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीजें जो है वो और अच्छे से समझ आए, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि क्या हो, ताकि चीजें जो है वो और आसानी से आपको समझ आए, ठीक है। हमने यहाँ पे मीनिंग कर लिया, हमने कैपिटल अकाउंट का मीनिंग करा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट की ही हमारे पास कंपोनेंट्स है जो कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, लोन टू एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इन्वेस्टमेंट आएगी। और थर्ड हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम आज के टॉपिक में करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा लोन इंक्लूड होता है या फिर आप बोल सकते हो इसको हमारा एक्सटर्नल डेट, क्या है, एक्सटर्नल डेट है। प्लस इसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हमारी जो इकोनॉमीज, जो कंट्रीज हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर हम किसी और इकोनॉमी में फिर किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और प्लस इसमें क्या इंक्लूड होगा, हमारे फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, जो कि हम अभी आने वाली स्लाइड्स में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक सभी को मीनिंग क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस। सो अगर मैं करंट अकाउंट बैलेंस की बात करूँ, सो बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारी जो हमारी इकोनॉमी है ये किस में चल रही है, इज इट गोइंग इन सरप्लस या फिर ये जो है हमारी डेफिसिट में चल रही है, ठीक है। या फिर अगर आप बोल सकते हो तो हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, किनको बोला जाता है, क्या है हमारी इकोनॉमी में ज्यादा क्या है, इनफ्लो है, या फिर हमारी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। अब इनफ्लो क्या आएगा कि हम जो दूसरी इकोनॉमीज हैं, जो हमारे पास दूसरी मार्केट्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। वेयर एज आउटफ्लो की क्या बात आएगी कि हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट्स है, चाहे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो या फिर आप इसको बोल सकते हो सरप्लस, सरप्लस या फिर आप बोल सकते हो डेफिसिट। अब सरप्लस और डेफिसिट क्या होगा, जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा है, जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारी इंपोर्ट से,
ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास सरप्लस होगा। इट मींस हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बाहर भेज रहे हैं और हमारी इकोनॉमी में क्या आ रहा है, हमारी इकोनॉमी में करेंसी जो है वो ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेफिसिट की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं या फिर यू कैन से कि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो कम है और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, which is a bad situation। हमारे डिपेंडेंस जो है वो अदर इकोनॉमीज पे ज्यादा है ना, ये यही चीज बताता है कि जो हमारी जो डिपेंडेंस है वो दूसरी कंट्रीज या फिर दूसरी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा डिपेंडेंस है हमारी, विच इज अ बैड सिचुएशन। और सरप्लस इसको क्यों बोला जाता है, हमारे सरप्लस किसको बोला जाता है, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो इट मीन्स हम जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को ज्यादा भेज रहे हैं, इससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी ज्यादा बूस्ट होंगी, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादा पावरफुल होंगे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को अच्छा बताया जाता है जब भी कोई भी सिचुएशन अगर एक्सपोर्ट या फिर सरप्लस सिचुएशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन व्हाट, व्हिच आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो अगेन दिवाली इज गोइंग ऑन, है ना, आज धनतेरस है, सभी के घर पे खुशियां हैं। सो अनअकैडमी ऑल्सो वांट्स टू शेयर इट्स हैप्पीनेस विद यू बाय ऑफरिंग यू व्हाट, बाय ऑफरिंग यू स्पिन द व्हील गेम, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाके अगर आप खुद को लॉग इन करते हो और वहां पे आपको एक सिंपल क्या करना है, आपको एक व्हील को स्पिन करना है जिसमें आपके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आईफोन की बात हो। प्लस अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम में आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पे आपको हेवी डिस्काउंट भी दिया गया है। तो दिवाली ऑफर इज अवेलेबल, जाइए फटाफट से स्पिन द व्हील गेम खेलिए और एक्साइटिंग ऑफर्स जो है आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस जो है, सिग्निफिकेंस में क्या है कि व्हाई दिस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है। सो दिस इज जस्ट वेरी इजी टू रीड एंड रिमेंबर। तो आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, बट अगर मैं आपको एक क्रक्स बताऊं इन सब चीजों का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी एंड पॉलिसी मेकिंग जो है हमारी स्ट्रांग होगी। ऑफ कोर्स अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास किसी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज की कोई भी गुड या सर्विसेज है, अगर आपके पास उस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंट्री से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। वेयर एज अगर किसी और के पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वहां पे क्या आएगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन भी बनेगी। प्लस अगर मैं बात करूं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बूस्ट करता है। वो ध्यान रखता है कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा इंपोर्ट ना हो और ज्यादा जो है हम एक्सपोर्ट बूस्ट कर सके, या फिर हम दोनों को बैलेंस करके चल सके, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, ये एग्जांपल है, आप इसको रीड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रमोशनल स्कीम्स है जिनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बूस्ट करती है ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को भी ये बूस्ट करती है। सो दिस इज द एग्जांपल गिवन, ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है, आप इस चीज को पढ़ सकते हो। अब एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या आएगा, नाउ दिस इज रिलेटेड टू कंट्रीज करेंसी। अब जब हम एक्सचेंज रेट हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज्यादा आपको चीजें जो है वो समझ आएंगे, बट यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर इसकी टॉपिक की क्लैरिटी ना हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है टॉपिक, जो हमारे पास पॉइंटर है वो है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज। ऑफ कोर्स जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ऑफ कोर्स अगर हमारी इकोनॉमी में हमें बूस्ट चाहिए, है ना, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, ग्रो करना है, तो ऑफ कोर्स हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड से क्या हमें हेल्प मिलती है कि जो फॉरेन की कंट्रीज है या फिर फॉरेन की अच्छी इकोनॉमीज है वो हमारी इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करती हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है। कैपिटल फ्लोज भी होते हैं। कैपिटल फ्लोज क्या होते हैं, जिससे हमारी एसेट क्रिएशन होती है। तो याद रखना जब भी हम कैपिटल जनरेशन की बात कर रहे हैं तो इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एसेट जनरेशन की, ठीक है, हमारे एसेट जनरेशन की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर क्या है,
नाउ इट इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। अब इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर कैसे है? सो बीओपी क्या है हमारा? बेसिकली हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो कि हमारी हेल्थ बताता है हमारी इकोनॉमी की। सो जब हम बीओपी को अच्छे से देखेंगे, जब हम डेटा को प्रॉपर चेक करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमें हमारी इकोनॉमी की हेल्थ ऐसी है और हमें अकॉर्डिंगली कैसे मूव करना है आने वाले टाइम में। सो दिस शोज व्हाट? दिस शोज इंडिकेटर, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ आवर इकोनॉमिक हेल्थ। प्लस हमें क्या पता लगता है? ग्लोबल कंपेटिटिवनेस भी हमारे में आती है। ठीक है, सो ये जो पॉइंटर्स है विच आर ऑफ कोर्स वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आप इनको पढ़ सकते हो। और अगर आपको कोई पॉइंटर ना समझ आए तो कमेंट में जाइए और कमेंट में आप मेरे को लिख सकते हो कि मैम ये जो पॉइंटर है समझ नहीं आया, तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स बेसिकली क्या बोलता है? दैट वी हैव, अब यहाँ पे फॉरेक्स क्या है हमारे पास? फॉरेक्स क्या है? दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या बनता है? फॉरेक्स बनता है। सो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं, सो इट इज बेसिकली व्हाट? दीज आर द एसेट्स दैट आर हेल्ड बाय द आरबीआई इन फॉरेन करेंसीज व्हिच प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हेल्प इन मैनेजिंग व्हाट? हेल्प इन मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो ये क्या है हमारा? फॉरेन, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये है उसका मीनिंग। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसी में भी हो सकता है, चाहे अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स क्या है? हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है वो रखा जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स का। ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या है? सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। और उससे कम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रखा जाता है गोल्ड रिजर्व्स। और अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमारे इन पास्ट, हमारे पास अभी रिसेंटली पास्ट में हमारे पास न्यूज क्या थी कि फॉरेन जो हमारा इंडिया है वो इस पर्टिकुलर देश से हमारे इतना रिजर्व जो है वो वापस लेकर आ गया, फिर गोल्ड रिजर्व्स इंडिया में बढ़ाए गए, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ता है? ठीक है, हमारे जो अगर हमारे रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? और स्ट्रॉन्गर होगी। सो इस तरीके के करंट अफेयर्स जो है वो टाइम टू टाइम या फिर हमारे बेसिकली हमारे हर रोज या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंट वे में हमारे डिस्कस जो है वो पेपर में करे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है एंड क्या है? रिजर्व ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो एज ऑफ 2024 जो हमारा इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट स्टूड एट व्हाट? इट स्टूड एट $600 बिलियन। ठीक है, with FCAs making up the approximately 90% of total reserves. Gold reserves have steadily increased, reflecting a strategy to diversify away from the करेंसी एसेट्स। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी किसकी? जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स जो हमारे बढ़ाए गए हैं। सो यहाँ पे जो ये करंट अफेयर्स की न्यूज है ये आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आप पेपर के लिए अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको किसके ऊपर रिलाई करना है? आपको रिलाई करना है हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पे। तो जब भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, आपको कोई पुराना डेटा नहीं पकड़ना, जब भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है तो आप उसका डेटा रेफर कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो? उसी में से अपनी प्रिपरेशन जो है, अपनी प्रिपरेशन के लिए डेटा जो है वो पकड़ सकते हो। नेक्स्ट जो दिवाली ऑफर विच इज गोइंग ऑन बाय अनअकैडमी फॉर यू पीपल, वो ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है, हेवी सब्सक्रिप्शन जो है वो दी जा रही है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो PS15 तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको जो है आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, 55% ऑफ चल रहा है और इसमें आपको 9 मंथ्स की एक्सटेंशन भी मिलेगी। तो अगर इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2025, बिकॉज यू ऑल नो कि यहाँ पे आपके पास 2025 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो टाइम इज लिमिटेड ओनली, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टॉप फैकल्टीज हैं, हमारी इंडस्ट्री की टॉप फैकल्टीज हैं, वो आपको प्रिपेयर करेंगी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सको। और अगर आपको जो है, अगर आपको कहीं भी आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको क्या दी गई है? 9 मंथ्स की एक्सटेंशन भी दी गई है। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल यू कैन से डील फॉर यू, सो गो एंड ग्रैब इट। तो यहाँ पे जो दिवाली ऑफर है दिस इज गोइंग टू रिटेन बाय अक्टूबर 30 ओनली। सो उसके बाद 10% प्राइजेस बढ़ जाएंगे। सो इसको ताकि आप इसको ना छोड़े,
अब अभी जाके आप इसमें अपना एनरोल करिए, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं विच इज PS15 तो आपको हैवी डिस्काउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने टॉपिक को किसके साथ, MCQs के साथ, जो कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि क्या है हमारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, FDI एंड FII की। तो यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है कि आई विल रीड द स्टेटमेंट, ठीक है, मैं इसको डिकोड करूंगी, बट इसका आंसर क्या को दोगे, आप लोग ही दोगे इसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी गई है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन या फिर डिफरेंस बिटवीन द टू, विच इज FDI एंड FII। तो यहाँ पे बोला गया है दैट FII हेल्प्स ब्रिंगिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, वाइल जो FDI है इट ब्रिंग्स कैपिटल ओनली। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करा था, FDI में देखा था कि जब भी हमारी FDI होती है दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी FDI की बात होगी तो किसकी बात होगी, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स की बात होगी, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स की बात होगी। वेयर एज अगर मैं FPI की बात करूं तो यहाँ पे इस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं दी जाती है, किसको, FII को या फिर FPI को, क्योंकि ये क्या है, दीज आर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, FII हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल एंड FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज समवेयर करेक्ट। यहाँ पे जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है, यहाँ पे ये और चीजों को भी अप्रोच करता है, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, FDI flows only into secondary market and FII targets only what, it targets only primary market। So यहाँ पे जो है इन्होंने उल्टी चीजें जो है वो लिख दी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा FII आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा FDI आना चाहिए। So this statement is also wrong, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, FII is considered to be more stable than FDI, which is wrong। FDI का हमने क्या पढ़ा था, that FDI is for a longer period of time, और कोई भी चीज अगर longer period टाइम के लिए रिटेन कर रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। So this statement is also incorrect। So यहाँ पे एनालाइज करके आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, now this is with reference to again FDI। तो यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो करेक्ट करनी है, and they have asked you about what, they have asked you about the major characteristics। So यहाँ पे पहला बताया गया है that FDI is an investment through capital instruments that is essentially in a listed company। So यहाँ पे अब यहाँ पे एक जो चीज है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि क्या वो लिस्टेड कंपनी में था या फिर वो अनलिस्टेड कंपनी में था। नेक्स्ट क्या है, इट इज लार्जली नॉन डेट कैपिटल फ्लो। थर्ड हमारे पास पॉइंटर क्या है, दैट इट इज इन्वेस्टमेंट विच फ्लोज विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, और या फिर इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ दे हैव आस्क्ड यू व्हाट, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट FII। यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड अबाउट FII। तो यहाँ पे इन चीजों को कंसीडर करके आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। एंड बिलीव मी, अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो यहाँ पे सारे पॉइंटर्स जो है मैंने कवर करे हैं। सो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है फटाफट से, और मेरे को बताना है कि क्या आपको चीजें क्लियर है या फिर नहीं। नेक्स्ट अब यहाँ पे BOP की बात करी गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी गई है। सो बेसिकली पहला जो हमारे पास पॉइंटर है वो क्या है, दैट ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। तो यहाँ पे क्या ये चीज करेक्ट है, क्या BOP में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड करते हैं, क्वार्टरली इंक्लूड करते हैं, ईयरली इंक्लूड करते हैं? तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, क्या ये चीज करेक्ट है? नेक्स्ट क्या है, क्या ये चीज करेक्ट है? नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री एंड अनदर, यहाँ पे क्या ये चीज करेक्ट है? या फिर कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं उसकी बेसिकली बताया है, उसके कंपोनेंट्स या फिर आप बोल सकते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि यहाँ पे जो BOP में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। सो BOP की हमने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। BOP में हमने देखा था कि जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं या फिर हमारे जो करंट अकाउंट है या फिर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे इंक्लूडेड रहता है, एक्सपोर्ट इंक्लूडेड रहते हैं, इंपोर्ट इंक्लूडेड रहते हैं। तो आपको ये चीज जो है विच इज वेरी इजी टू आंसर, आपको ये चीज इसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नाउ अगेन दिस इज विद रेफरेंस टू BOP ओनली। अब यहाँ पे आपको बताना है कि BOP में जो करंट अकाउंट है, हमने पढ़ा था क्या कि BOP के दो अकाउंट्स हैं,
जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो इसमें दो अकाउंट आते हैं, विच इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने करंट अकाउंट की भी बाइफर्केशन देखी थी। हमने देखा था इसमें गुड्स भी आती हैं, है ना, इसमें गुड्स भी आती हैं, इसमें क्या आता है, इसमें सर्विसेज भी आती हैं, इसमें और क्या आता है, इसमें और क्या चीजें आती हैं, हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती हैं, है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती हैं। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं हमारे कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पे हमने देखा था इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट, चाहे मैं बात करूं हमारे बैंकिंग की, है ना, और यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्या आता है, हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमारा एफडीआई। तो यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में पूछा है, करंट अकाउंट के बारे में पूछा है। सो बेसिकली दे हैव आस्क्ड कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट है करंट अकाउंट का, जो फॉरेन एसेट्स हैं क्या वो पार्ट है हमारे करंट अकाउंट का, या फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अब इनविजिबल्स किसको बोलते हैं, हमारे इनटैंजिबल्स को, हमारे इनटैंजिबल्स को, इनटैंजिबल्स को। और इनटैंजिबल्स हमारे क्या है, हमारी सर्विसेज, हमारी सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या सर्विसेज पार्ट है हमारे करंट अकाउंट का, वो आपको बताना है। तो और नेक्स्ट क्या है, हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो यहाँ पे ये चीज फिर से, ये क्वेश्चन फिर से रीड करिए और आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उन्होंने किसके बारे में पूछा है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द बीओपी रिकॉर्डेड ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे किसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे बीओपी के बारे में पूछा गया है कि बीओपी में कौन कौन से जो कॉम्पोनेंट्स है, फिर ट्रांजैक्शन है, वो इंक्लूडेड रहती है। अब यहाँ पे पहली किसके बारे में पूछा गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, हमारे कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये किसका पार्ट है, हमारे करंट का। ट्रांसफर पेमेंट्स, ये भी किसका पार्ट है, हमारे करंट का, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एनआरआई डिपॉजिट है और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, ये भी हमारे इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि किसके इंक्लूडेड है, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी बात होगी, याद रखना जब आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अगर वो सेपरेट पूछता है करंट अकाउंट के बारे में, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं हमारे करंट में। और जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कैपिटल में, तो आपको कैपिटल के कंपोनेंट्स याद रखने हैं। बट जब भी यूपीएससी पूछेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, तो आपको करंट प्लस कैपिटल के कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूड करके लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक क्वेश्चन सभी को क्लियर है, एंड बिलीव मी, ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, ये यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। बट यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आंसर करना जो है, क्वेश्चंस का आंसर करना बाकी है। आपको कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करना पड़ेगा। और अगर कोई भी डाउट है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और इन्हीं के आंसर्स बताऊंगी, सो दैट आपको भी क्लैरिटी हो चीजों की। सो यहाँ पे टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है, लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि रिविजन आपकी और स्ट्रांग हो और आपको कॉन्सेप्ट की भी और क्लैरिटी हो। So till then meet you in the next section. Till then take care. दिवाली अपनी अच्छे से एंजॉय करिए। और दिवाली के साथ साथ क्या करना है, प्रिपरेशन भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, प्लस करंट अफेयर्स के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ रखनी है। So till then enjoy, take care, bye bye.